नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। फेस्टिवल्स निकल चुके हैं, दिवाली भी जा चुकी है, तो मैं आपको दिवाली लेट विश करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। हैप्पी दिवाली बिलेटेड। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है और एंशियंट हिस्ट्री में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं मौर्य वंश की। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमने कुछ पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह भी डिस्कस हो रहा है, बिंदुसार अशोक तो फिर बाद में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, ठीक है, ये झील कहाँ है? सौराष्ट्र में। सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है और इसका जो निर्माण था ना वो पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त, पुष्यमित्र शुंग अलग था, ये पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। ठीक है, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विजय हासिल की थी। तो एक विजय हासिल करने के बाद उनकी विजय की खुशी में पुष्यगुप्त ने, जो उनका मंत्री था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से पता चला कि ऐसा हुआ था, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जानकारी हमें रुद्रदामन का अभिलेख था। रुद्रदामन के अभिलेख रुद्रदामन के अभिलेख से मिलती है, जो गिरनार थे। ठीक है, अब है कि बहुत सोचने वाली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। तो 298 बीसी में कर्नाटक की एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, ये कर्नाटक की एक जगह है जिसे हम कहते हैं श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला एक जगह है, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो जो यूनानी विद्वान है ना, यूनान के विद्वान है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज़ किया है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम आते हैं बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार, जो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब जब ये इसका जन्म होने वाला था बिंदुसार का, तो इसकी माँ को कोई जहर खिला देता है। तो जो बिंदुसार के जन्म होते समय इसके माथे पर एक निशान होता है, माथे के साइड में। तो इस वजह से इसको एक ऐसा बिंदु से का निशान होता है, तो इस वजह से इसको बिंदुसार कहा जाता है। ठीक है, तो बिंदुसार को अमित्र घात, वायु पुराण में मद्रसार, भद्रसार भी कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार का एक और नाम है जिसका नाम है अमित्र। बिंदुसार का एक और नाम है जो है अमित्र घात। और अगर आप वायु पुराण आप जानते ही हो, ये सब हिंदुओं के ग्रंथ है। वायु पुराण में मद्रसार और भद्रसार, मद्रसार भी कह देते हैं और भद्रसार भी कह देते हैं। ठीक है, कहा गया है। और जैन लिटरेचर में क्या कहते हैं? सिंहसेन। जैन लिटरेचर में कहते हैं सिंहसेन। ठीक है, तो स्ट्रैबो एक राइटर है उन्होंने लिखा है कि एंटियोकोटस सीरिया के राजा थे, उन्हें डाइव मेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। स्ट्रैबो एक राइटर थे। ठीक है, उन्होंने ये लिखा है कि एंटियोकोटस एक जगह है सीरिया के राजा थे एंटियोकस। ठीक है, सीरिया के राजा थे, उन्हें डाईमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसको? डाईमेकस। अब डाईमेकस एंटियोकस का ऑब्वियसली
राजदूत रहा होगा, तभी उसने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के काल में मौर्य वंश का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य एक ही है, ठीक है। तो कौटिल्य कौन था? प्रधानमंत्री था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को दबाने के लिए सुसीम, फिर बाद में अशोक को भेजा था। कहाँ? तक्षशिला, ठीक है। बिंदुसार ने एंटियोकस ने किन चीज़ की मांग की? एक सूखी अंजीर मांगी थी। सीरिया में अंजीर सीरिया में अंजीर बहुत अच्छी होती है। सूखी अंजीर मांगी थी, अंगूर मांगे थे, ठीक है। तो एक दार्शनिक है एथीनियस, उन्होंने ये जानकारी दी है। बिंदुसार किस संप्रदाय को फॉलो करते थे? बिंदुसार किस संप्रदाय को फॉलो करते थे? आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। बिंदुसार के दरबार में ना एक आजीवक संप्रदाय का व्यक्ति रहता था, उसका नाम था पिंगल वत्स था, ठीक है। जो ये जानकारी है उसी को देखकर उन्होंने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया, और ये जानकारी हमें दिव्यादान नामक किताब है उससे मिलती है। दिव्यादान नामक किताब है उससे मिलती है, ठीक है। तो अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक होता है 269 BC में। 269 BC में तो अशोक का राज्याभिषेक होता है, और कलिंग युद्ध लड़ता है अपनी गद्दी के बैठने के 8 साल बाद, ठीक है। लड़ता कब है? 261 BC में लड़ता है, ठीक है। अशोक के बारे में एक चीज़ कही जाती है, अशोक के 99 भाई होते, टोटल थे 100 भाई। तो अशोक ने अपने गद्दी पर बैठने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कहा जाता है ऐसा कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए उन्होंने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। बहुत बड़ी बात है ये। जैन साहित्य में लिखा है कि अशोक है ना बिंदुसार की इच्छा के बिना गद्दी पर बैठना चाहता है, क्योंकि अशोक सबसे बड़ा भाई नहीं होता, तो बिंदुसार भी इसके अगेंस्ट होता है। तो अशोक गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है। बिंदुसार का बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद अशोक का बहुत सारा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।